हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी लैम्प। हम आज के करंट अफेयर्स देखेंगे जो कि आपके यूपीएससी, एसएससी, आईबीपीएस जैसे एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। आइए चलते हैं, हम एक एक करके करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अपॉइंटेड मिनिस्टर ऑफ लोनलीनेस? कौन सा देश है जिसने कि लोनलीनेस के लिए एक मंत्री अपॉइंट किया है? तो इसका सही जवाब है, आपके पास ऑप्शंस जो हैं वो है यूके, यूएसए, चाइना और जापान। कौन सा देश है जिसने कि लोनलीनेस मतलब अकेलापन, अकेलापन के लिए किस देश ने एक मंत्री अपॉइंट किया? तो इसका सही जवाब है जापान। जापान ने अभी कुछ ही दिनों पहले ये मंत्री अपॉइंट किया है। जापान के प्रधानमंत्री हैं योशिहिदे सुगा। योशिहिदे सुगा जो कि यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अपने मंत्रालय में एक नया मंत्री अपॉइंट किया है। इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि जापान में सुसाइड के केसेस बढ़ने लगे थे। कोरोना के समय में भी काफ़ी सारे सुसाइड्स हुए थे, इससे पहले भी सुसाइड के केसेस काफ़ी बढ़े थे और चाइल्ड पॉवर्टी इन सब के भी केसेस बढ़े हैं। तो इन सब को देखते हुए एक मंत्रालय बनाया गया है और उसके लिए मंत्री अपॉइंट किया गया है। ये इससे पहले सबसे पहला देश जिसने कि मिनिस्टर ऑफ लोनलीनेस अपॉइंट किया था वो था यूके। यूके ने इससे पहले ही 2018 में ही इसने अपॉइंट किया था। जापान ने उसके बाद इसे दूसरा अपॉइंट किया। भारत का जो जापान के साथ बहुत सारे समझौते हुए हैं, जिसमें कि कुछ इंपॉर्टेंट समझौता है जैसे कि आईसीटी समझौता, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें 5G के क्षेत्र में हम काम करने वाले हैं। और भी बहुत सारे समझौते हैं जैसे कि टेक्सटाइल के मामले में भी एक MOU साइन किया गया है। स्किल्ड वर्कर्स के मामले में भी साइन किया गया है कि स्किल्ड वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा। तो ये 3-4 ऐसे हैं जो कि इंडिया और जापान के बीच में अभी MOU कुछ दिनों पहले ही साइन, MOU यानी कि ज्ञापन समझौता। अगले सवाल पर चलते। सिल्वर स्पैरो वॉज इन न्यूज रिसेंटली, इट इज रिलेटेड टू। सिल्वर स्पैरो नाम का ये समाचारों में था, तो ये क्या है? तो आपके ऑप्शन है, न्यू बर्ड स्पीसीज फाउंड इन नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में नया एक पक्षी पाया गया है। ए काइंड ऑफ कंप्यूटर मालवेयर, कंप्यूटर का एक मालवेयर है। ए नॉवल रिटन बाय झुम्पा लाहिरी, झुम्पा लाहिरी के द्वारा एक किताब लिखी गई है। या चौथा, ए काइंड ऑफ फॉसिल फ्यूल फाउंड इन सुलावेसी आइलैंड। सुलावेसी आइलैंड जो कि इंडोनेशिया में, वहां पर एक फॉसिल पाया गया है। तो इसका सही जवाब है काइंड ऑफ कंप्यूटर मालवेयर। कंप्यूटर मालवेयर एक है सिल्वर स्पैरो के नाम से। ये कंप्यूटर मालवेयर जो है ये एप्पल का जो एप्पल कंपनी है उसका जो अपना OS है, ऑपरेटिंग सिस्टम है मैक OS। तो मैक OS में ये इंजेक्ट किया जा रहा है, उसको ये इन्फेक्ट कर रहा है और मैक OS के करीब 30,000 डिवाइसेस को इसने इन्फेक्ट किया है, मालवेयर ने मैक OS को। वैसे तो इसको अगर देखा जाए तो इस सिल्वर स्पैरो ने अभी तक कुछ भी डिमांड नहीं किया है। उसका मकसद क्या है ये कुछ पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि इसने सिर्फ ये सिल्वर स्पैरो, ये जो मालवेयर है ये सिर्फ डिवाइसेस में प्रेजेंट है, बट इसने अभी तक कुछ भी नया कोई पेलोड इसने रिलीज नहीं किया जिससे कि पता चल सके कि क्या काम हो रहा है। लेकिन ये इसके पास एक कैपेबिलिटी ये है, इसमें शंका इसलिए मानी जा रही है क्योंकि जो एप्पल का जो नया चिप है, जो M1 चिप पे जो आर्किटेक्चर किया गया, M1 चिप आर्किटेक्चर जो है उस पर भी ये इंजेक्ट किया गया है, ये वैलिड रह रहा है सिल्वर स्पैरो। तो इस वजह से ये चिंता का विषय है। करीब 153 देशों के अलग अलग डिवाइसेस में ये इन्फेक्ट किया गया है। अगले सवाल पर चलते हैं। विच IIT इज गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च? कौन सा IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, एक मेडिकल साइंस एंड रिसर्च के लिए इंस्टीट्यूट खोलने वाला है? IIT इंजीनियरिंग की इंस्टीट्यूट होती है, लेकिन वह मेडिकल साइंस एंड रिसर्च के इंस्टीट्यूट खोलने वाली है। कौन सी ऐसी IIT रुड़की, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर या IIT दिल्ली? तो इसका सही जवाब है IIT खड़गपुर। IIT खड़गपुर जिसकी स्थापना 1951 में की गई थी, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी 1951 में। तो IIT खड़गपुर में एक इंस्टीट्यूट बनाया गया है मेडिकल साइंस एंड रिसर्च के लिए। वहाँ पर ऑलरेडी एक हॉस्पिटल है, डॉक्टर BC रॉय
हॉस्पिटल विधान चंद्र राय जो कि वेस्ट बंगाल के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे, उनके नाम पर एक हॉस्पिटल है, ऑलरेडी एक हॉस्पिटल है, और 400 बेडेड हॉस्पिटल और बनाया जा रहा है, बाद में इसे 750 बेडेड हॉस्पिटल बनाया जाएगा। तो ये आईआईटी खड़गपुर के पास में ही है, आईआईटी खड़गपुर के कैंपस के बाहर में ही है, तो ये आईआईटी खड़गपुर ही इसको मैनेज कर रहा है। तो वहां पर मेडिकल साइंस एंड रिसर्च के लिए इस साल 2021-22 के सेशन से 50 स्टूडेंट की इसमें पढ़ाई शुरू की जाएगी। तो आईआईटी खड़गपुर वो मेडिकल साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ओपन कर रहा है। अगले सवाल पर चलते हैं। विच स्टेडियम हैज बीन रिसेंटली इनॉग्रेटेड फॉर्मली आफ्टर रेनोवेशन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? कौन सा स्टेडियम है जो कि आधिकारिक तौर पर उसका रेनोवेशन किया गया था, उसका पुनर्निर्माण किया गया था, उसके बाद आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपति के द्वारा उसका उद्घाटन किया गया है? तो आपके ऑप्शंस हैं एडन गार्डन्स, वानखेड़े स्टेडियम, मोटेरा स्टेडियम या फिरोजशाह कोटला स्टेडियम। तो सही जवाब है मोटेरा स्टेडियम। मोटेरा स्टेडियम जिसका कि नाम बदल करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया गया है। नरेंद्र मोदी जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके नाम पर यह स्टेडियम रखा गया है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो उसका उद्घाटन राष्ट्रपति ने किया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने किया है। 24 फरवरी को इसका उद्घाटन किया गया, 24 फरवरी 2021 को। इससे पहले 24 फरवरी 2020 को यहाँ पर अनाधिकारिक तौर पर इसमें कार्यक्रम हुआ था, जिसमें कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति, जो पूर्व राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वह जब भारत आए थे तो यहाँ पर ही एक सम्मेलन किया गया था यहाँ। तो इस स्टेडियम को उस टाइम में ओपन किया गया था, लेकिन वो अनऑफिशियल था। ऑफिशियली स्टेडियम यहाँ पर मोटेरा स्टेडियम में किया गया है। और इसके बाद यहाँ पर भारत और इंग्लैंड के बीच में एक मैच खेला गया, एक टेस्ट मैच खेला गया, जो टेस्ट मैच 2 दिनों में ही समाप्त हो गया और भारत इस मैच को जीता है। ये टेस्ट मैच जो था, ये डे एंड नाइट टेस्ट मैच था, जो कि पिंक बॉल से खेला गया था। तो ये क्रिकेट स्टेडियम जो है, ये भारत का ही नहीं, विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। जबकि विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम जो है वो नॉर्थ कोरिया में है। ये ध्यान रखना है, नॉर्थ कोरिया में विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है, जो कि फुटबॉल के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन प्यांगयांग में है, ये प्यांगयांग में है, नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्यांगयांग में ये स्टेडियम है। लेकिन विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अगर पूछा जाता है तो वो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि पहले मोटेरा स्टेडियम, मोटेरा एक जगह है गुजरात में, तो मोटेरा स्टेडियम के नाम से जाना जाता था, अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। यह विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। इसकी कैपेसिटी करीब 1,10,000 बताई जा रही है। ये ईडन गार्डन्स जो है ये कोलकाता में है, वानखेड़े स्टेडियम ये मुंबई में है, और फिरोजशाह कोटला स्टेडियम ये दिल्ली में है। अगले सवाल पर चलते हैं। Which country will host 13th ब्रिक्स समिट? ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो ये 5 देश हैं। ये ब्राजील हो गया, ये साउथ अफ्रीका हो गया, ये इंडिया हो गया, ये चाइना हो गया और ये रसिया। ये 5 देश मिलकर के ये ब्रिक्स समिट करते हैं। ब्रिक्स जो है इसका 2009 में इसे आधिकारिक तौर पर ये ब्रिक्स बना था। 2006 में वैसे तो इसकी शुरुआत कर दी गई थी, जिसमें कि 4 देश थे, BRIC, साउथ अफ्रीका नहीं था। साउथ अफ्रीका 2011 में ब्रिक्स में सम्मिलित हुआ और उसके बाद ये ब्रिक्स के नाम से जाना जाता है। तो 13वां ब्रिक्स जो है समिट है वो कहां पर किया जाएगा? ब्राजील, रसिया, इंडिया या चाइना में? तो इसका सही जवाब है इंडिया में। इंडिया में 2021 में इसका 13वां अधिवेशन होगा। ब्रिक्स समिट 13वां अधिवेशन होगा यहां पर। और इसका जो थीम रखा गया है वो है इंट्रा ब्रिक्स, ब्रिक्स एट द रेट 15, ब्रिक्स एट 15, इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन, इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। ये 3C की यूज का प्रयोग किया गया है, कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। तो ये भारत में ये आयोजित किया जाएगा 2021 में। अगले सवाल पर चलते।
इंडियाज फर्स्ट डिजिटल लाइब्रेरी हैज बीन रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? भारत का पहला डिजिटल लाइब्रेरी कहां पर शुरुआत की गई है इसकी? ऑप्शन है आपके केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल या असम। इसका सही जवाब है केरला। केरला के जो गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, उन्होंने इसकी शुरुआत की। केरला के सीएम हैं पिनाराई विजयन, वो भी इस मौके पर मौजूद थे जब इसका उद्घाटन किया गया है गवर्नर के द्वारा, गवर्नर जो कि आरिफ मोहम्मद खान है। तो केरला के गवर्नर के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। ये काम क्या करेगा, इसका फंक्शन क्या है? फर्स्ट डिजिटल लाइब्रेरी है तो इसका फंक्शन क्या है? ये टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेगा, तकनीक का प्रयोग करेगा। किस चीज के लिए? ये सोशल प्रोग्रेस के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए ये टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेगा और इस पर यूज करेगा, जिसमें कि AI, ब्लॉकचेन, डेटा एनालिटिक्स, इन सब का प्रयोग करके जो भी सोशल प्रोग्रेस में टेक्नोलॉजी का यूज करके किया जा सकेगा वो करने का प्रयास करेगा। ये ऑलरेडी एक इंस्टीट्यूट है जिसको कि रेनोवेट करके बनाया गया है। इसमें बहुत सारे स्कूल्स ऑफ ये इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, जिसमें कि स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस है, स्कूल ऑफ डिजिटल साइंस है, ऐसे ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हैं। इन सबको मिला करके ये फर्स्ट डिजिटल लाइब्रेरी यहाँ पर बनाया गया है। अगले सवाल पर चलते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्टर्स? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का जो आयोग है, राष्ट्रीय आयोग जो है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, उसके नए अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस है रामशंकर कठेरिया, विजय सांपला, डॉक्टर भगवान लाल साहनी या रेखा शर्मा। तो इसका सही जवाब है विजय सांपला। विजय सांपला ये पंजाब से आते हैं ये, और ये पहले भी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस में मंत्री थे। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस में ये मंत्री रह चुके थे 2014 से 2019 तक ये वहां पर मंत्री थे, स्टेट मिनिस्टर थे। तो विजय सांपला साहब को चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया अनुसूचित जाति आयोग के, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के। रामशंकर कठेरिया इससे पहले थे, जो कि एक्स चेयरपर्सन है एनसीएससी के एक्स चेयरपर्सन है। एनसीएससी जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि आर्टिकल 338 के तहत बनाई गई है। आर्टिकल 338 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये एनसीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नियुक्त की गई है, बनाई गई है। डॉक्टर भगवान लाल साहनी की अगर बात करें तो डॉक्टर भगवान लाल साहनी अभी वर्तमान में चेयरपर्सन है नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड कास्टेस, अदर बैकवर्ड क्लासेस के का जो नेशनल कमीशन है, राष्ट्रीय आयोग है, उसके ये चेयरपर्सन है। और रेखा शर्मा जो है वो राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन है, राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन है, एनसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन है रेखा शर्मा। एनसीएससी की अगर बात करें तो एनसीएससी का काम क्या? एनसीएससी सबसे पहले तो आर्टिकल 338 के तहत बनाया गया है और इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं, एक वाइस चेयरपर्सन होते हैं और 3 अलग अलग मेंबर नियुक्त किए जाते हैं इसके अंदर। तो इसका काम क्या है? ये एक सिविल कोर्ट के बराबर होता है, सिविल कोर्ट के बराबर होता है, जो किस पर सुनवाई करता है? जो भी लॉ हो, ऑर्डर्स हो, जो कि सेफगार्ड करें एससी के इंटरेस्ट का, अनुसूचित जाति के इंटरेस्ट को अगर सेफगार्ड करने के लिए जो भी लॉ ऑर्डर है और उससे रिलेटेड कोई भी केस होता है, उन सबको ये सिविल कोर्ट की तरह ये सुनता है एनसीएससी। अगले सवाल पर चलते हैं। इंडिया एम्स टू एलिमिनेट विच डिजीज बाय 2025? कौन सा ऐसा रोग है, कौन सी ऐसी बीमारी है जिसको कि भारत 2025 तक खत्म करने की कोशिश करेगा? तो इसका ऑप्शन है आपका मलेरिया, डेंगू, ट्यूबरक्लोसिस या लेप्रेसी। मलेरिया, डेंगू, ट्यूबरक्लोसिस यानी कि क्षय रोग, या फिर लेप्रेसी यानी कि कुष्ठ रोग। तो इनमें से चारों में से कौन सा सही जवाब है? तो इसका सही जवाब है ट्यूबरक्लोसिस, क्षय रोग। क्षय रोग को खत्म करने के लिए कोशिश किया जाएगा 2025 तक। जो हमारा पास जो यूएन का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है, एसडीजी जिसे हम कहते हैं, उसका 3rd पॉइंट है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। तो इसके तहत 2030 का टारगेट रखा गया है कि हम 2030 तक टीबी मुक्त बना दें 2030 तक। तो भारत ने इस लक्ष्य को 2025 तक ही रखा है, 5 साल पहले तक रखा है टीबी को, कि 5 साल पहले ही टीबी को इसको खत्म कर दें। टीबी की अगर बात करें तो
ये ट्यूबरक्लोसिस होता किससे है? तो ये एक बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरिया जिसका कि नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इसका नाम है। इसके कई सारे टाइप्स हैं। ये किसी भी पार्ट में हो सकता है, मेनली ये लंग्स में होता है, लेकिन ये किसी भी पार्ट में ये टीबी हो सकता है, कोई भी पार्ट में हो सकता है। और ये कम्युनिकेबल डिजीज है, ये कम्युनिकेबल डिजीज है। ये फैलता कैसे है? तो ये फैलता हवा से है, हवा से ये फैलता है, ट्रांसमिट होता है, एयर ट्रांसमिट होता है, ये हवा से फैलता है, कम्युनिकेबल डिजीज है। तो ये किसी भी पार्ट में हो सकता है, कोई भी पार्ट में हो सकता है। इसके टाइप्स जो होते हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे कि एमडीआर, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट, या फिर एक्सडीआर, एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंट, या फिर टीडीआर, टोटली ड्रग रेजिस्टेंट। ये सारे बहुत सारे इसके टाइप्स हैं जिसमें कि ट्यूबरक्लोसिस होता है। तो इसका लक्ष्य कैसे रखा गया? तो भारत ने बहुत सारे प्रोग्राम शुरू किए हुए हैं, जैसे कि नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम शुरू किया था, उसको बाद में रिवाइज नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम किया था, आरएनटीसीपी, जो कि 1997 में आरएनटीसीपी आई थी। बाद में उसको चेंज किया गया, बाद में उसे चेंज करके एनटीईपी बनाया गया है, एनटीईपी बनाया गया। एनटीईपी जो बनाया गया वो 2020 में बनाया गया है। उसके तहत जो ही एनएसपी बनाया गया है, नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर ट्यूबरक्लोसिस। तो एनटीईपी नेशनल ट्यूबरक्लोसिस इलिमिनेशन प्रोग्राम, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस इलिमिनेशन प्रोग्राम 2020 में ये बनाया गया है। और इसके लिए जो काम किया जाता है, जैसे कि निक्षय एक प्रोग्राम है, निक्षय प्रोग्राम योजना, एनपीवाई निक्षय प्रोग्राम योजना है। फिर ई निक्षय बनाया गया है, ई निक्षय एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। एक कैंपेन चलाया गया है, टीबी हारेगा देश जीतेगा, टीबी हारेगा देश जीतेगा, ये कैंपेन चलाया गया है। तो ये टीबी के लिए बहुत सारा प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसके तहत कि यूज़ करके हम 2025 तक ये एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो एनएसपी टीबी एलिमिनेशन है, ये 4 मेन पिलर्स पे काम करता है, डिटेक्ट, ट्रीट, प्रिवेंट और बिल्ड। ये 4 है डीटीपीबी, इन चारों पर ये काम कर रहा है, जिसमें कि है कि 2020 तक 100% डिटेक्शन हो जाना चाहिए। यानी कि कोई भी टीबी का केस है वो डिटेक्ट ही नहीं हो पाए, ऐसा नहीं हो। 2020 तक 100% डिटेक्शन का लक्ष्य है और 2025 तक 100% इलिमिनेशन का लक्ष्य है। अगले सवाल पर चलते। विच स्टेट और यूटी हैज बीन इम्पोज रिसेंटली विद प्रेसिडेंट्स रूल? कौन सा ऐसा राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें कि राष्ट्रपति शासन लगाया गया? तो ऑप्शन है केरला, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी या गोवा। जिसका सही जवाब है पुडुचेरी। पुडुचेरी में लगाया गया है। पुडुचेरी की अगर बात करें, पुडुचेरी में अभी कुछ ही दिनों पहले वी नारायण स्वामी जो हैं, ये यहाँ पर वी नारायण स्वामी यहाँ के मुख्यमंत्री थे, लेकिन वो अभी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हार गए। विधानसभा में वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हार गए और उनकी सरकार गिर गई और कोई भी दूसरा बहुमत में नहीं था। तो इस वजह से गवर्नर ने रिकमेंड किया यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगाने को। तो आर्टिकल 356 के तहत, आर्टिकल 356 जिसमें कि ये कहता है कि अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड है कि गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो काम नहीं कर सकेगी, या तो उसके पास बहुमत नहीं है, या वो जब कोएलिशन में थी तो मेजॉरिटी में थी, लेकिन कोएलिशन का कोई पार्टनर निकल गया है तो वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट हो गई है, या किसी भी कारण से अगर ये ऐसा लगता है, प्रेसिडेंट को ये फील होता है कि गवर्नमेंट जो है वो काम नहीं कर पाएगी, यहाँ पर इन सब कारणों में, जो भी हमने कारण दिया, इन सब कारणों में अगर काम नहीं कर पाएगी, तो वह प्रेसिडेंट रूल गवर्नर वहाँ पर रिकमेंड करते हैं और प्रेसिडेंट गवर्नर रूल लगा देते हैं। पुडुचेरी की अगर बात करें तो पुडुचेरी में 4 अलग अलग जगह हैं जिनको मिला करके पुडुचेरी है। यनम, पुडुचेरी, कराईकल, माहे, ये सभी जो हैं ये फ्रेंच कॉलोनीज थे, ये सभी फ्रांस के कॉलोनी थे और इन सबको मिला करके पुडुचेरी बनाया गया था, जिसमें कि पुडुचेरी सबसे बड़ा है और इसीलिए ये इस नाम से जाना जाता है। तो इस वजह से पुडुचेरी में यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है। अगले सवाल पर चलते हैं। Who has become the youngest woman to row across Atlantic Ocean?
कौन सी महिला अटलांटिक ओशन को पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी है? तो आपके ऑप्शंस हैं केटी स्पॉट्स, जैस्मिन हैडिसन, भक्ति शर्मा या गौरवी सिंघवी। तो इसका सही जवाब है जैस्मिन हैडिसन। जैस्मिन हैडिसन उन्होंने 21 साल की उम्र में ही ये कारनामा किया है, पूरे अटलांटिक ओशन को वो पार की है, रोकी है। इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो कैटी स्पोर्ट्स का था। जैस्मिन हैडिसन यूके की है और कैटी स्पोर्ट्स यूएसए की थी। इन्होंने 22 साल की उम्र में ये काम किया था, अटलांटिक ओशन पार किया था। तो उनका रिकॉर्ड जैस्मिन हैडिसन ने 21 साल की उम्र में तोड़ा है। अगर हम भक्ति शर्मा की बात करें तो भक्ति शर्मा है जिन्होंने, जो कि पहली एशियन वीमेन है और यंगेस्ट इन वर्ल्ड है, यंगेस्ट इन वर्ल्ड है, जिन्होंने कि एंटार्क्टिक वाटर्स में इन्होंने स्विमिंग की। तो यंगेस्ट वुमेन इन वर्ल्ड और फर्स्ट एशियन वुमेन है जिन्होंने कि एंटार्क्टिक वाटर्स में स्विमिंग की, भक्ति शर्मा। और गौरवी सिंघवी की बात करें तो गौरवी सिंघवी जो है वो इंग्लिश चैनल पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला है, सबसे कम उम्र की महिला है, या वर्ल्ड यंगेस्ट स्विमर ही है बेसिकली वो, क्योंकि इंग्लिश चैनल को पार करने का नया रूल है कि 16 साल से कम में ये पार नहीं किया जा सकता। इससे पहले का रिकॉर्ड 11 साल का जरूर है, लेकिन उसके बाद वो बंद कर दिया गया था और मिनिमम ये 16 साल है। तो गौरवी सिंघवी ने 16 साल की उम्र में ये पार किया था। तो अभी अगर ये सवाल देखें कि अटलांटिक ओशन को पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन है, तो जैस्मिन हैडिसन। इन्होंने 70 दिन 3 घंटे 48 मिनट में ये काम किया है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्टडी लैम्प को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको और भी नए नए अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।